हेलो स्टूडेंट, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 11th क्लास के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी वाले पार्ट के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है प्राकृतिक वनस्पति। और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे क्या क्या होती है प्राकृतिक वनस्पति, और एग्जाम में हमारे लिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इन सभी पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। पहला टॉपिक है, सबसे पहले हमारे प्रश्न यही आता है दिमाग में कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। तो इसमें आता है, इसमें वे पौधे, घास व झाड़ियां शामिल हैं जो मानव की सहायता के बिना उपजते हैं। ध्यान देना, मानव की सहायता के बिना उपजते हैं। अगर मानव उगाए तो उन्हें फसल या प्लांटेशन कहा जाएगा, लेकिन जो मानव की बिना सहायता के कोई वनस्पति यदि उगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। आगे हम बात करें, प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधे समुदाय से है जो इसकी विभिन्न जातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु की परिस्थिति में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। देखिए, डार्विन का एक नियम है, योग्यतम की उत्तरजीविता। ये साइंस में चलता है, बायोलॉजी में, और ज्योग्राफी भी एक साइंस सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी ये लागू होता है। योग्यतम की उत्तरजीविता का नियम ये कहता है कि जो जीव योग्य होगा वही जीवित रहेगा। अब वहां पर योग्य होने का अर्थ किस बात से लगाया गया है? योग्य होने का अर्थ लगाया गया कि जो जीव अपने बाहरी पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठा लेता है, अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, उस पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वह जीवित रहता है। तो यहाँ भी ठीक वही बात आ रही है कि प्राकृतिक वनस्पति उसे कहा जाएगा, उस पौधे समुदाय को कहा जाएगा जो प्रजाति जहाँ पर पाई जा रही है उसने अपने आप को उस जलवायु की परिस्थितियों के अनुसार क्या कर लिया है, ढाल लिया है। हम बात करें भारत के बारे में, तो भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। भारत में वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, यानी कि पहली जो प्राकृतिक वनस्पति है वह कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन। और पांचवा है वेलांचली या अनूप वन, वेलांचली व अनूप वन। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन। पांचवा है बेलांचली व अनूप वन। हम नंबर बाय नंबर सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में। देखिए, ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर तापमान और वर्षा अधिक होगी। और देखिए, सीधी सीधी बात है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ये उन उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी होती है? वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वहाँ पर यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने, फल लगने का समय अलग अलग है, इसीलिए ये वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार की वनस्पतियां मुख्य रूप से पूछी जाती हैं, और उसमें एग्जाम्पल है रोजवुड, महोगनी, एनी एवं एबनी। इसमें वनस्पति, प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन की प्रमुख वनस्पति है। अब हम दूसरे प्रकार के वन के बाद, पहले प्रकार के वन के बारे में हम बात कर चुके हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन के बारे में। अब दूसरे प्रकार के वन के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
ये वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं, तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। इन्हीं वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न है कि मानसूनी वन किसको कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। यानी पानी की उपलब्धता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मानसूनी वन के रूप में भी हम जानते हैं। ये कौन सी जगह होते हैं? जहां पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ मतलब हिमालय के निचले हिस्सों में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में उगते हैं। तो दोबारा सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ मिलते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के ढलानों में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में और उड़ीसा में उगते हैं। इसकी प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी हैं? वनस्पतियां देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन। ध्यान देना, सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये जो प्रजाति हैं ये वृक्ष आर्द्र पर्णपाती वन के होते हैं। और यह आर्द्र पर्णपाती वन जो है वह हमारे देश में उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरा जो प्रकार हमने बांटा था पर्णपाती वनों का, ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार हमने बांटा था शुष्क पर्णपाती वन। ये वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र क्षेत्र की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती, शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के वनों के बारे में, और वो तीसरे प्रकार के वन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन से हमें ये सीधा सीधा एक अनुमान लगता है कि भाई कांटेदार वन या कांटेदार वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर मरुस्थलीय अवस्थाएं होती हैं, अर्थात वर्षा कम हो रही होगी। तो यहाँ ठीक वैसे ही कंसेप्ट यहाँ लगता है। ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियां शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। और देखिए यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, ये प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं? बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास। अब चौथे प्रकार के वन जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, पर्वतीय वन। देखिए ये वन पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई बढ़ने, तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा भाग है दक्षिणी पर्वतीय वन। यानी उत्तर के पर्वत पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? किस तरह के उत्तर के पर्वतों पर वनस्पति पाई जाती है? और दूसरा है दक्षिणी पर्वतीय वन। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें, ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा तक में पाई जाने वाली वनस्पति प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। ध्यान दीजिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों में टुंड्रा तक में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति, यानी टुंड्रा क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वह ऊंचाई बढ़ने पर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ मतलब निचले हिस्से में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में कहा गया है कि ऊपरी हिस्से में तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति का मतलब ये होता है कि शीत ऋतु में उगने वाली जो वनस्पति होती है। और गिरिपथ का मतलब ये हुआ कि हिमालय क्षेत्र के निचला जो भाग होता है वहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके पश्चात 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर
हिमालय पर्वत श्रृंखला में किस तरह से वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले आक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पर कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो उत्तर पूर्वी भारत मतलब पूर्वी क्षेत्रों की जो पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले वन पाए जाते हैं, वो आक और ओक और चेस्टनट के होते हैं। तो ये कैसी वनस्पति होती हैं? सदाबहार वनस्पति होती हैं। और कितनी मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं? देखिए इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के प्लांट भी वन पाए जाते हैं। पाइनस जिम्नोस्पर्म का पादप है पाइनस, उसके वन भी पाए जाते हैं। तो पाइनस के जो वन, चीड़ के जो वन है वो कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर ब्लू पाइन तथा स्यूस के वृक्ष पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जूनिपर, पाइन, बर्च, सिल्वर फर और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए ऊंचाई भी इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जूनिपर, पाइन, बर्च, सिल्वर फर, रोडोडेंड्रॉन आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। आगे हम बात करें, भारत में 6740 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो देखिए मैंग्रोव वन का जो एरिया है वो कितना है? 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। विश्व में मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप याद रखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंग्रोव जो टॉपिक होता है वह बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत में 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जो पूरे विश्व की जो मैंग्रोव वनस्पति है उसका 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में बहुत ज़्यादा विकसित है। तो हमारे भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है वो कहाँ कहाँ मिलती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ पर ही मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण की वजह से इनका संरक्षण जरूरी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, भारत में राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 23.28% भाग पर वन है। यानी कि वर्तमान में एनसीईआरटी का डाटा कहता है कि 23.28% भाग पर वन है। 2001 में वास्तविक वन आवरण केवल 20.55% था। उसमें 12.6% सघन वन और 7.8% विस्तृत वन पाए जाते हैं। तो जो 2001 में वास्तविक वन आवरण कितना था? 20.55%, यानी हमने वन आवरण में क्या की है? वृद्धि की है। और उसमें से 12.6% क्या था? सघन वन थे। 7.8% क्या थे? विवृत वन थे, यानी कि कम घने वन थे, ज़्यादा घनावट उन वनों में नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों ही राज्यवार में विविधता मिलती है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है। लक्षद्वीप में क्या है? वन क्षेत्र शून्य है। वहीं अंडमान निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन के अधीन है। तो बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली हैं। यानी कि ऐसे राज्य जिन राज्यों में 10% से भी कम वन हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने पूरे देश हेतु वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण नीति को कब लागू किया गया था? 1952 में इसको लागू किया गया था और 1988 में इसमें संशोधन किया गया था। सामाजिक वानिकी को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 3 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा? 3। सोशल फॉरेस्ट्री को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 3 वर्गों में बांटा। ग्रामीण वानिकी यानी गाँव में पाए जाने वाले वन, शहरी वानिकी यानी शहरों में जो वन होते हैं, फार्म वानिकी यानी अलग अलग क्षेत्रों पर जो वन उगाए जाते हैं उनको फार्म वानिकी के नाम से जाना जाता है। शहरों एवं उनके आसपास निजी सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी पार्क
औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना, सड़कों के साथ जगह और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। तो शहरी वानिकी में क्या क्या आता है? हरित पट्टी पार्क, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों के आसपास जो वृक्ष लगाए जाते हैं, सड़कों पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं और उनका जो प्रबंधन किया जाता है, सड़कों के किनारे किनारे जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो शहरी वानिकी के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी था, समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है, यानी एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जाता है। फार्म वानिकी के अनुसार किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व या दूसरे पेड़ लगाते हैं। तो जो किसान व्यापारिक महत्व वाले जो अलग अलग पौधे लगाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? फार्म वानिकी के अंतर्गत आते हैं। एक अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है। 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम पारित हुआ। ध्यान दीजिए, वन्य प्राणी अधिनियम बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। ये कब पास हुआ था? 1972 में, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। भारत में 105 नेशनल पार्क, 514 वन्य जीव अभ्यारण्य और 15.67 मिलियन हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। यानी भारत देश में जो नेशनल पार्क है वो कितने? 105 हैं और 514 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 15, ये जो इनका जो क्षेत्रफल है वह 15.67 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। और इम्पोर्टेंट डाटा, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण योजना 1973 में शुरू हुई गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी संरक्षण योजना 1952 में शुरू 1992 में शुरू की गई थी। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी सन में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन भी हुआ था और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, रियो सम्मेलन के रूप में उसको जाना जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना 37,761 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। आरंभ में बाघ आरक्षित क्षेत्र सिर्फ 9 थे, वर्तमान में बाघ आरक्षित क्षेत्र कितने हो गए हैं? 48 बाघ आरक्षित क्षेत्र हो गए हैं। अगला पॉइंट है, 2010 के राष्ट्रीय बाघ आकलन के अंतर्गत भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 1706 थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत 2014 में यह संख्या 2226 तक पहुंच गई है। 2010 की तुलना में जो वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में वह कितनी हुई है? 30.5% बाघों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से अब 9 जीव मंडल निचय हैं। क्या हैं? वर्तमान में इनमें से कितने हैं? 9 जीव मंडल निचय इनमें हैं। और बात करें 9 कौन कौन से हैं, तो 9 है, पहला है ग्रेट निकोबार, दूसरा है पंचमणि, तीसरा है नौक्रेक, चौथा है अमरकंटक, पांचवा है नीलगिरी, छठवां है नंदा देवी, सातवां है सुंदरबन, आठवां है मन्नार की खाड़ी। आठवां कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। और 9वां है सिमलीपाल। यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निचय विश्व नेटवर्क को मान्यता प्राप्त की गई है। डिब्रू साइकोवा, देवांग, कंचनजंगा, अगस्तमलाई आदि कुछ अन्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में 593 जिलों में 188 जनजातीय जिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 593 जिलों में से 188 जनजातीय जिले हैं। ये जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.63% हिस्सा हैं, लेकिन देश का 59.61% वन इन्हीं जिलों के अंतर्गत है। यानी कि जो जनजातीय जिले हैं, 188 जनजातीय जिले कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.63% हिस्सा रखते हैं, लेकिन यदि वन आवरण की बात की जाए तो 59.61% वन आवरण इनमें पाया जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो जितनी भी जनजातियां हैं वो वनों के संरक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं और भारत में शुरू से ही वनों के संरक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने हमारा जो आज का टॉपिक था प्राकृतिक वनस्पति, उसको हमने एक शॉर्ट टाइम में अच्छे तरीके से याद किया। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इस क्लास को आप दोबारा देखिए। अगर हम बात करें कि ये वाले जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपीएससी प्री मेंस, यूपीपीएससी प्री मेंस, आरपीएससी, आरएएस, आईएएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी, जितनी भी पीएससी हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री हो चाहे मेंस हो। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, पीजीटी, टीजीटी, DSSS, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, जितने भी एग्जाम
जो ज्योग्राफी से संबंधित हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ है आपका, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी आप सभी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।